अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब का आज जेल में तिब्बी मुआयना हुआ और एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, क्योंकि फैमिली की जानिब से और उनके मौलिद की जानिब से बार बार शिकायत की जा रही थी कि उनकी हेल्थ जो है डिटीरिएट कर रही है और उनको इलाज की ज़रूरत है, फ़ौरी तौर पर उनको हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए। तो आज जो मेडिकल बोर्ड था उसमें 2 डॉक्टर्स मुझे बताया गया कि शरीक नहीं हुए, जिसमें AFIC से जिन 2 डॉक्टर्स ने शामिल होना था वो तो नहीं थे, लेकिन बाकी चारों डॉक्टर्स जो थे उन्होंने आज उनका तिब्बी मुआयना किया। अब ये मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट की रिकमेंडेशन जो होंगी उसी की बुनियाद के ऊपर अस्पताल में इलाज होना है या गुज़श्ता रोज़ जैसे प्रोग्राम में परवेज़ रशीद साहब ने मुतालबा किया कि उनको रिहा किया जाए और लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। जिस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ, बाईपास हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसी डॉक्टर के पास दोबारा उनको मुआयने के लिए ले जाया जाए। इस पे 2 अपडेट्स हैं। एक तो अपडेट ये है कि वो जो डॉक्टर्स जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया था उन्होंने उस हवाले से अपनी कुछ रिकमेंडेशन जो है वो भी भेजी हुई हैं, जो फैमिली जो है उसको लेकर अदालत गई हुई है। अदालत को उसके ऊपर फैसला करना है कि नवाज शरीफ साहब का इलाज यहाँ होगा या पाकिस्तान से बाहर होगा। उनके डॉक्टर हैं डॉक्टर अदनान। उनसे आज हमने पूछा कि बताइए कि आज आप भी, डॉक्टर अदनान भी आज शामिल थे उस बोर्ड के साथ, ये भी गए और नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने जो हमसे बात की वो आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको इंजाइना की शिकायत लगती है, नवाज शरीफ को सीने में तकलीफ़ है और ये एक बायस तशवीश चीज़ है। गुर्दे का भी मर्ज़ वो कह रहे हैं कि उनको लगता है और ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। पथरियाँ और गिल्टियाँ जो हैं वो भी उन्होंने कहा कि जब वो किया गया अल्ट्रासाउंड वगैरह तो उसके अंदर उनकी भी मौजूदगी नज़र आती है। तो ये उन्होंने मल्टीपल का कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई तिब्बी पेचीदगियाँ हैं, तो बेहतर ये है कि इनको अस्पताल ले जाया जाए और अस्पताल में इनका फ़ौरी तौर पर इलाज किया जाए। ये डॉक्टर अदनान खान जो है उन्होंने आज जब वो विज़िट करके आए हैं उसके बाद ये चीज़ें हमसे शेयर की हैं। इसी के ऊपर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब का मामला है, जिनकी डिसक्वालिफिकेशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, फिर हाई कोर्ट की जानब गए, पहले उससे इलेक्शन कमीशन की जानब गए, फिर वहाँ से दरख्वास्त वापस ले ली। साथ वो फेक करेंसी अकाउंट वाला भी एक मामला है, उसके ऊपर भी। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ हैं, आमिर कियानी साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, और सईद गनी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से हमारे साथ। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। आमिर कियानी साहब, आप सेहत के मामलात भी देखते हैं, तो पहले मियाँ साहब की सेहत के हवाले से ही आपसे पूछ लें, क्या आपको नज़र आता है ये जो डॉक्टर और फैमिली तशवीश का इजहार कर रही है, इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब शुक्रिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक चीज़ बोर्ड तश्कील हो चुका है और इसमें से एक का डॉक्टर जिनका अपना ज़ाती फिजिशियन भी है वो उन्होंने आपको इससे बात की और आपको बताया। देखिए, हेल्थ पे किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है या नहीं होती है, ज़ाहिर है हो जाता है, ये मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि नहीं हुई या नहीं है हार्ट का इशू। मैं तो ये कहूँगा अगर वो रिपोर्ट आ जाए तो, और फैसला भी एंड ऑफ द डे कोर्ट ने करना है, तो हमें हम किसी किस्म की इसमें ना रुकावट हैं ना रुकावट बनेंगे। ये एक मामला जो कोर्ट में लगा हुआ है। और सेकेंडली, जहाँ तक किसी की सेहत का सवाल पैदा होता है, तबीयत तो हो सकती है ख़राब, उसमें ज़ाहिर है कि ख़राबी भी हो सकती है। पहले भी अगर वो कह रहे थे, वो इंग्लैंड में शायद उन्होंने कोई ऑपरेशन भी कराया है, तो कोर्ट के पास मामला गया है। हम देखते हैं कि वो चारों मिल के उस पर क्या उनकी क्या रिपोर्ट आती है। अगर वो ख़राब है तो ज़ाहिर हॉस्पिटल जाके इलाज करने में कोई मज़ायका भी नहीं है। अगर फैमिली फरमाइश करती है या मुतालबा करती है कि उनको लंदन ले जाने की इजाज़त दी जाए, परवेज़ रशीद साहब ने गुज़श्ता रोज़ यहाँ लाइव प्रोग्राम में हमारे ये मुतालबा किया कि उनको जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया वहीं ले जाने की इजाज़त दी जाए। और मुझे पता चला है अपने ये रिपोर्टर से कि कोई रिपोर्ट सबमिट भी करवाई गई है कोर्ट में उसी डॉक्टर की जिसने ऑपरेट किया था। तो आपकी क्या पोजीशन होगी अगर फैमिली की ये मुतालबा आता है? देखिए जी, ये तो मैं आपको बताऊं कि कोई तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो नाम डाले गए सारे वो नाम है, ये एक प्रोसीजर है। पाकिस्तान में बीइंग मिनिस्टर में सारा ट्रैवल किया है, कार्डियोवास्कुलर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है, सारे 22 करोड़ लोग पाकिस्तान में ही हैं और यहीं पे इलाज कराते हैं। ये मैं उनके हवाले से जनरली बात नहीं करूँगा, लेकिन जनरली अगर मैं मुझसे आप पूछेंगे तो काफ़ी एडवांस है और यहाँ ही लोग ऑपरेशन भी करा रहे हैं। और अभी रिसेंटली कैबिनेट में कहा गया कि मिनिस्टर्स भी और तमाम लोग भी अब यहीं अपना इलाज कराएंगे, बाहर जाके इलाज हम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अस्पताल में ज़रूर जाना चाहिए। कोई इशू है, कोई शिकायत है, अगर वो बोर्ड कहता है, कोर्ट में इजाज़त देती है, तो बिल्कुल यहाँ जाएँ। पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ तमाम हार्ट के रिलेटेड फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इंशाल्लाह, और अच्छा इलाज होता है यहाँ पे। बाहर मैं ना लीडरों को ये मैसेज भी देना चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में इलाज होता है, लोगों को कॉन्फिडेंस दें कि यहाँ ही इलाज होता है और यहाँ लोग ठीक भी होते हैं, और करोड़ों लोग ठीक भी हुए हैं। कोई ऐसी नायाब बात नहीं है। सईद गनी साहब, आप क्या कहेंगे? मलिक साहब, ज़ाहिर है कि हेल्थ का इशू है और इस पर अगर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं
कि उनको इलाज की ज़रूरत है, तो जिस तरह कैनी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस पर कोई सेकंड ओपिनियन किसी का हो सकता है। इलाज और अच्छा इलाज और उसकी मर्ज़ी का इलाज हर शख्स का अपना हक़ है। और जहाँ तक पाकिस्तान में इलाज कराने की बात है, मैं समझता हूँ कि हमें ये उस मरीज़ पर छोड़ना चाहिए, उसकी फैमिली पर छोड़ना चाहिए कि वो कहाँ बेहतर इलाज समझते हैं। बाकी अगर हम ज़बरदस्ती कहें कि नहीं बाहर नहीं आप यहाँ करवाएं, तो ये एक अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल अब ये फ़ैसला तो उनकी फैमिली ने करना है, अदालतों ने करना है, हुकूमत ने करना है। लेकिन एक अच्छे इलाज की सहूलत का जो इख्तियार है वो मरीज़ के पास होना चाहिए, फैमिली के पास होनी चाहिए कि जहाँ वो बेहतर समझते हैं वहाँ से उनको इलाज कराना चाहिए। पाकिस्तान में जो दस्तयाब सहूलियात हैं सईद गनी साहब, वो तसल्ली बख्श हैं या नहीं है? नहीं हैं, बहुत सारे लोग ख़ुद यहाँ पे इलाज करवाते हैं, इससे तो मेरा इत्तेफाक है। लेकिन अगर उनकी एक हिस्ट्री है, और ये सबको पता है मेरा ख्याल है कि उनको जो दिल का आर्जा हुआ था और उनकी एक सर्जरी मेजर हुई है और वो मुल्क से बाहर हुई है। एक अगर डॉक्टर हैं जिनके पास पूरी हिस्ट्री इनकी है और अगर ये समझते हैं कि जी वो ज़्यादा बेहतर ट्रीट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पर रिस्क जो है वो किसी को नहीं लेना चाहिए। फैमिली और मरीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ से करवाना चाहते हैं वहाँ से करवाने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए उनको। आप कुछ ऐड करें? जी, मैं सिर्फ ये ऐड करूँगा कि सईद गनी साहब को पता भी है, इन्होंने वो जो कराची का कार्डियोवास्कुलर हॉस्पिटल जो है जिन्ना के साथ जो है उस पर बड़ा बजट है, मतलब उस पर 8-9 अरब रुपया सालाना लगता है और काम भी हो रहा है ओबियसली। तो ये यहाँ भी आपको पता है पंजाब कार्डियोवास्कुलर जो है वहाँ भी है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हार्ट इंटरनेशनल है, MH है, ये नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहा। अब ये और बात है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, उनके पीछे क्या मामलात हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे, अभी मैं रिसेंटली कराची गया, इधर भी ज़ाहिर है मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, हार्ट एज सच बहुत एडवांस यहाँ पाकिस्तान में काम हो रहा है। वो जो क्या चॉइस की बात है, वो चॉइस के साथ बहुत सारी वो चीज़ें लिंक हो जाती हैं कि आपका स्टेटस को क्या है, आप कोर्ट में हैं, कोर्ट मामलात हैं, उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। खुदा न खास्ता अफ्रीका का कोई ऐसा गैर आबाद मुल्क भी नहीं है कि जहाँ पे बिल्कुल इलाज की सहूलत नहीं है, काफ़ी एडवांस इलाज है। कोई और रीज़न हो तो कोई मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन जहाँ तक इलाज की बात है मैं समझता हूँ कि हमें कराना भी चाहिए। लीडर्स को ये एक लीड भी लेनी चाहिए कि हमें यहाँ ही अपने मुल्क में इलाज भी कराएं और इंशाल्लाह यहाँ का इलाज बेहतरीन हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आज एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि सेनेट की कमेटी है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसके सामने पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनको रिपोर्ट किया गया और वो ख़बर जो है वो पढ़ के आप सबको काफ़ी खौफ आएगा कि किस तरीके से वो उन 4 सिविलियंस को मार दिया गया। पहले तो हम वो बात करते थे फैमिली से, तो उससे दिल दुखता था कि ये इनके ऊपर क्या बीत रही होगी और कौन से ऐसे SOPs थे जिसको फॉलो किया गया। लेकिन आज उनको जो कोट किया गया है अखबारात के अंदर, और तकरीबन काफ़ी सारे मीडिया ने उनको कोट किया नाम लेकर उनका फजील असगर साहब को, उन्होंने कहा कि तस्लीम करते हैं कि साहिवाल में कार्रवाई का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। ये बग़ैर इस्टेब्लिश करे कि उसके अंदर 4 दहशतगर्द हैं या नहीं है। अगर एक के ऊपर शुबा था, बाकियों के ऊपर शुबा भी नहीं था, और जो शुबे वाला वो भी अभी इस्टेब्लिश नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया गया, उस चीज़ को क्रॉस चेक नहीं किया गया, उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो सस्पेक्ट था अभी, तो सस्पेक्ट की पकड़ने की खातर उसको इंतज़ार किया जा सकता था, टायर्स को बर्स्ट करके रोक के गाड़ी को उसको निकाला जा सकता था। उस सब में जाए बग़ैर उसको इस अजम्पशन के ऊपर मार देना, आज उसका उन्होंने एतराफ़ किया उस सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के सामने और उनका तस्लीम करते हैं कि साहिवाल में कार्रवाई का तरीक़ाकार गलत था। देखना चाहिए था कि कार के अंदर कौन है, बच्चे बैठे हैं तो किसी मंजिल पर जाकर इनको देख लेते। थ्रेट अलर्ट था उनका, पंजाब के अंदर थ्रेट अलर्ट था, मुमकिनात पर कार्रवाई हुई। तो ये मुमकिनात जो है, ये एक ख़दशा था कि ये होना किसके अंदर ये जो शख्स बैठा हुआ है इसका कोई ताल्लुक ना हो, ये शुबा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड की हिस्ट्री नहीं है, कोई सुसाइड जैकेट वाली कहानियाँ अभी तक इस्टेब्लिश कहीं नहीं हुई है। सेनेट के जिन लोगों ने सवाल जवाब किए उनसे जब हमने पूछा कि वो कहते हैं कि हमने भी जब इनसे सवाल पूछे हैं तो आगे से इसका जवाब भी कोई नहीं है, अभी तक भी ताहाल अभी भी जवाब नहीं है। तो यहाँ मिनिस्टर साहब, इसके ऊपर आपको एक तो वाक़या हुआ, बाकी वाक़यात का तदारुक करना है, आपने रोकना है कि दोबारा ना दोहराए जाएँ, तो आपको आज एक्ट करना पड़ेगा, आज उसके लिए कुछ रूल्स वज़ा करने पड़ेंगे। देखिए नदीम भाई, मसला ये है कि मैं तो ज़ाती तौर पे भी हज़ार पार्टी और इमरान भाई का मुझे पता पड़े, इस हज़ार सब दुनिया ऐसे तकलीफ़ में, ये वाक़या कोई ऐसा वाक़या नहीं है जैसे कोई बंदा कि मुतमिन हो जाए कि नहीं यार ये दहशतगर्दी दुनिया में होता है। एक बंदा भी अगर पूरा हॉल को भी अगर लोगों को किसी मार्केट में घुस के यरमाल बना ले तो उनको बचाने के लिए बड़ा उनको जाने भी देना पड़ता है, तो जाने दिया करते हैं। लेकिन मैं वाकई सच कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। इसकी जो ये कोई नया वाक़या भी नहीं है CTT का, ये कोई इनकी कोई हिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है।
इसको जब ये ट्रेनिंग थी, जब ये बनाया गया था, जो रूल्स और रेगुलेशंस थे और जो ट्रेनिंग थी, उस पर फोकस होना चाहिए था। और इसको जब भी ये ख़राबी बढ़ शुरू होती है उसको रुकना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये इस वक्त में हुआ है, उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, लेकिन जो मर्ज़ी कर लें, जो नुकसान हुआ है उसका मदावा तो नहीं है, उसका मदावा हो नहीं सकता। लेकिन अब जाहिर है कि ये कम अज़ कम लोगों को मुतमिन करने के लिए, मुतमिन इन द सेंस कि आइंदा हर बंदा अपनी जगह डर गया कि जी बैठे बैठे वो जाते जाते कोई अगर फायर कर दे या वो इतना अनसेफ हो गया। देखिए ना, एक इम्पैक्ट होता है, एक तो वाक़या होता है, एक उसका इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट ज़ाहिर है बहुत बुरा इम्पैक्ट था और दिन का टाइम था, मैं जो ज़ाती तौर पर समझता हूँ। क्या सब इसके ऊपर कोई ऑथोराइज़ करता है? ये किलिंग हुई है ना, टारगेट किलिंग है बाकायदा, आप गए एक्स्ट्रा जुडिशली उन लोगों को मार दिया। कोई बंदा ऐसी चेन ऑफ कमांड है कि ऑथोराइज़ करता है कि जाओ ये सस्पेक्ट बड़े ख़तरनाक है, मार दो इनको? नहीं, ऐसे मैं लगता है कैसे पुलिस वाले उनको गोलियां चला के मारा? देखिए हुआ ये है कि ये ट्रिगर हैप्पी भी हो जाते हैं, एक आदत हो जाती है किसी चीज़ बच्चों को देखे बच्चे पता नहीं उन्होंने देखे, यानी ये मैंने देखिए मैं समझ रहा हूँ कि वो आई डोंट नो, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, मैं उनको डिफेंड तो करूँगा भी नहीं किसी सूरत। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मे भी जब वो एक मुनासिब डिस्टेंस पे थे, उन्होंने देखा है बंदे और मुमकिन पीछे क्या हालात, रुकी हुई गाड़ी में मारा गया। एग्जैक्टली। तो सुजुकी गाड़ी में जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। 3 बच्चे हैं, 3 एडल्ट्स हैं और 16 पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, तो उनमें से किसी एक की तो आंख में नजर आया होगा। वो तो देखिए, मैं तो खुद आप यकीन करें कि इट्स नॉट कि हर पाकिस्तानी को ये दुख है, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे अपोजिशन में। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट की, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, इसको ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा अदारा 2010 का बना हुआ है और इसकी जो आहिस्ता आहिस्ता को इख्तरार देते गए और इस हद नज़र पे पहुँचाया है कि ये आज इस तरह हुआ है कि आंखें खुली है और इतना बड़ा ये वाक़या हो जाना तकलीफ़ दे भी है। और इंशाअल्लाह हमने PM साहब ने भी इस पर पूरा उनका फोकस है, और ज़ाहिर है JIT भी बनी है, उसके अलावा भी इसको ये ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे दरगुजर किया जाएगा, इस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से कम हम इस कौम को बचाएं, ताकि उनका जो दिल में लोगों के फियर फैक्टर आ गया उसको दूर किया जाए। सईद गनी साहब, 3345 अफराद जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशली ये पुलिस मुकाबलों के अंदर, इनकाउंटर्स के अंदर सिंध और पंजाब में 2014 और 18 के दरमियान मारे गए। मैं पिछले कई रोज़ से रोज़ाना ये सवाल पूछता हूँ कि कौन ऑथोराइज़ करता है पुलिस के उस टीम को जो जाती है किसी भी सस्पेक्ट को पकड़ने कि जाके मार देना, पकड़ना नहीं, अदालत में तो सज़ा नहीं होनी? कोई तरीकाकार है इसका ऐसा? मलिक साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी ज़रा इस पर साहिवाल वाले इशू पे बात कर लूँ। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि खुदा खास्ता ये कोई वज़ीर आज़म ने नहीं कहा होगा, वज़ीर आला ने नहीं कहा होगा कि जाके ये काम सारा आप कर दें। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। जो PTI की हुकूमत के ये गले बात पड़ी है वो उनके अपने दावों और माजी के इनके अपने जो बयानात थे ना, उसकी वजह से पड़ी है। और अभी जिस तरह ये कह रहे हैं क्यानी साहब के जी उनको वो डिफेंड नहीं करेंगे और ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, चलिए बड़ी मेहरबानी ये मान रहे हैं, लेकिन जब ये वाक़या हुआ उसके बाद इनके मुख्तलिफ वज़रा के जो अपने स्टेटमेंट्स आए हैं उनके अंदर जो कंट्राडिक्शंस हैं वो आप ज़रा देख लीजिए। और उसके वाक़या होने के फ़ौरन बाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वाक़या होने के बाद JIT बनाई गई, JIT ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बाद जो इनके कुछ वज़रा ने मीडिया से बात करते हुए जब ये कहा कि जी बिल्कुल ये जो खलील की फैमिली थी ये तो बड़ी बेगुनाह थी, गलत मारी गई, लेकिन ज़ीशान जो है वो कुछ था, और उस पर उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ ये 100% दुरुस्त हुआ। ये रिकॉर्ड की बात है, इनके वज़ीर कानून ने कहा तहकीकात के बाद कि जी 100% जो है वो ऑपरेशन दुरुस्त हुआ। उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हम आपको इन कैमरा एक ब्रीफिंग देंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि जी सारी सूरत क्या थी, गाड़ी किसके नाम पे थी, क्या नहीं थी। मतलब ये है कि जी आपने एक वाक़या हुआ, बदनसीब वाक़या था, बेचारे बेगुनाह लोग मारे गए, पर एक बच्ची का ये भी कहना है कि जी शायद उनकी एक सिस्टर को उन्होंने पहले उतारा, फिर उसके बाद दोबारा बिठाया, फिर उसके बाद फायरिंग की। अब मुझे नहीं पता वो बच्ची की बात किस हद तक ठीक है, ठीक नहीं है, क्योंकि वो तहकीकात खुद उसकी हो रही है, लेकिन ये बातें सारी सामने आ रही हैं। इसके अंदर जहाँ पुलिस की नाअहली है, नालायकी है, जुल्म है, बर्बरियत है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके वज़रा के, इवन इनके जो वफाकी वज़ीर इत्तलात थे उनके भी अगर शुरू के बयान देखें तो उन्होंने भी ये तासुर दिया कि ये दहशतगर्द थे, और वो बात सामने आ जाएगी। फिर उनके जो सूबाई हैं माशाल्लाह वो तो सबसे आगे बढ़ निकले हुए हैं, लेकिन वज़ीर कानून ने ये कहा कि जी ये फैमिली बेकसूर है, लेकिन ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। इसका मतलब ये है कि तहकीकात के बाद भी इनकी हुकूमत जो है वो इस बात पर बिल्कुल फर्म इनका बिलीव था कि जी ऑपरेशन हमने ठीक किया है, और उसके बाद की जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपके सामने है कि शायद वो जिसको दहशतगर्द कह रहे हैं वो भी बेचारा शायद ऐसे ही मारा गया इनकी उसके अंदर। ये मानना चाहिए
कि जो पुलिस ने किया वो गलत था, लेकिन जिन लोगों ने उसको डिफेंड किया, जिन लोगों ने बाद में भी उसकी तहकीकात का नतीजा जो भी था JIT का मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ी नहीं उसकी तहकीकाती रिपोर्ट, लेकिन उस पर डिपेंड करते हुए मीडिया के साथ, पूरी कौम के साथ वो मजाक करते रहे और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहे। तो उनको आप किसी भी तरह से उससे बरी ज़िम्मा नहीं करा दे सकते। अगर ये पहले दिन से अभी तक JIT के दावे हैं उस ज़ीशान के हवाले से, जिसको वो कहते हैं दहशतगर्द है, मेरे उसके ऊपर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो बताते हैं कि ये गाड़ी हमने यहाँ नाके पे देखी, वो कहते हैं फैसलाबाद में ये फ़लाना शख्स हमने मार दिया था, उसके साथ इसकी कोई फ़ोटो हमें नज़र आई। तो ये कोई ऐसी, इट्स नॉट अ बिग डील। पाकिस्तान में अगर कोई एक बंदा कोई ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस है और उसकी किसी दूसरे के साथ फ़ोटो मिल जाती है, तो ये लाजमी नहीं है कि फ़ोटो वाला भी दहशतगर्दी हो। पहले इस्टेब्लिश तो करें यार, और फिर पकड़ने का भी एक तरीकाकार है, सीधा सीने में सर में गोली थोड़ी मारते हैं। ओ मलिक साहब, हमारे साथ रोज़ाना पता नहीं सैकड़ों दर्जनों लोग तस्वीरें बनवाते हैं। और कल खुदा ना खास्ता कोई उनमें से किसी और चक्कर में निकल आया तो क्या मतलब है, जहाँ कि मैं नज़र आऊँगा मुझे गोली मार देंगे ये कि जनाब फ़िलहाल आदमी के साथ आपकी तस्वीर थी। और आप, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया। और सबसे देखें, एक काम गलत हुआ है, जुल्म हुआ, लेकिन उसको जिस बोंडे अंदाज में डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है ना, वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। आप इजहार कर रहे हैं अभी, जैसे आप क्यानी साहब कह रहे हैं ना, उन्होंने कोई डिफेंड नहीं किया और एक बात कर रहे हैं, लेकिन इनके मुतअद्दिद वज़रा इस बात पर यकीन रखते थे कि जनाब ठीक है वो कुछ लोग बेगुनाह मर गए, लेकिन ऑपरेशन हमने ठीक किया है, वो बंदा जो था वो दहशतगर्द था और उसके पीछे ये गए थे और पता नहीं गाड़ी, अब गाड़ी अगर एक दिन फैसलाबाद में नज़र आ गई, भाई दूसरे दिन कहीं लाहौर में नज़र आ गई या साहिवाल में नज़र आ गई, तो उसे कोई क़यामत आ गई? गाड़ी तो कहीं भी आ सकती है ना। आप इस बात को तस्लीम करें कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। इस किस्म के वाक़यात भी होते हैं कि लोग अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए भी इस किस्म की हरकतें करते हैं। जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, जिनका उनके साथ कोई मामला होता है, किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ होता है, झगड़ा होता है, वो इस किस्म की झूठी मुखबरियाँ करके इत्तलात पहुँचा के वो इस तरह के लोगों को अपना नुकसान पहुँचाते हैं। ये बिल्कुल नई बात नहीं है, इस मुल्क में होता रहता है। आप उन लोगों को सामने लेकर आएँ कि ये हुआ क्या है, इसके पीछे सारी कहानी है क्या। इस तरह से ये जान इनकी नहीं छूट सकती कि वो आप सिर्फ कह दें कि बड़ा जुल्म हुआ है और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो तमाम वुज़रा जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में इस किस्म के बयान दिए हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से, किस बुनियाद पर उस एक गलत इत्तला पर यकीन भी किया। और इतने यकीन के साथ अगर आपके पास फुटेज हो तो दिखाइए ना, उनके जो वजीर कानून किस कमिटमेंट के साथ ये कह रहे थे कि सर्जनिश होनी चाहिए। सईद गनी साहब की बात सही है, सही साहब चारों को मार के पहले उन्होंने कहा था अपने दहशतगर्द मार दिए। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वो एक देखें, या हमारा वो तेवर नहीं है कि खाम खा डिफेंड करने का ना मेरा है। खान साहब इससे बड़ा पेटर्ब ने, ऑब्वियसली आप उनको जानते हैं, उन्होंने बड़ा नोटिस हर चीज़ का लिया और बड़ी सख्ती से, और इस इंशाल्लाह ये नहीं कि तहकीक होगी। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, ये पुलिस का जो कल्चर है ना, ये कोई 4-5 महीने की पैदावार नहीं है। सर ये इनकाउंटर्स कैसे रुके, ये बताइए। मैं ये पहले 2 मिनट में आता हूं ना। 345 अफराद हैं जिनको 4 सालों में मारा गया। 3 साल की ट्रेनिंग, पुलिस का स्ट्रक्चर, उसको कैसे यूज़ किया गया, ये पिछले 30-40 साल का जो टेम्परामेंट पुलिस का बना है, जो माइंडसेट बना है, जो इनको दिमाग में चीज़ें डाल दी गई हैं और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती रही है, इसका कोई बैकग्राउंड है ना जी। आपकी हुकूमतों ने जो अनफॉर्चुनेटली, आज मैं कोई किसी के ऊपर डायरेक्टली नहीं कह रहा, बहुत बड़ी फोर्स है जिसे आपने ज़ाया कर दिया, उल्टा एंटी बना दी एक सिस्टम की। ये पूरी का पूरा के निज़ाम की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन माइंडसेट बन गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये कोई 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद आके जमा नहीं होगी, यहाँ पे लोग आगे उनकी भर्तियाँ नहीं कर दी गई। इसीलिए रिफॉर्म्स की जो बात हम पहले भी करते रहे थे, KP में किया, यहाँ भी करने जा रहे हैं। इतनी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि एक पूरी 2.5 लाख की फ़ोर्स या 3 लाख की फ़ोर्स उठा के बाहर नहीं रख सकते। उसी में आपको तब्दीलियाँ लानी है। जो सिस्टम आया है, जिसको ट्रेन करके लाया गया है, जिससे फ़ायदे उठाए गए हैं माजी में, जिनको इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो कहीं भी थी, यहाँ थी कि सिंध में थी, जहाँ भी थी, उसका नुकसान आज ये हुआ है कि अगर किसी पीछे से ऑर्डर भी आए हैं, जो एग्जीक्यूट कर होता है मलिक साहब, वही होते रहे हैं, उनको रोकना भी पड़ेगा। देखिए इसके अंदर पैबंदकारी करनी पड़ेगी आपको, अच्छी पुलिस अफसरों की, अच्छे लोगों की, नए लोगों की इंडक्शन होगी, पैबंदकारी होगी तो फल अच्छा निकलेगा। जो इस दरख्त, जो पेड़ अभी लगा हुआ है, इसमें यही कुछ निकलता है जो इन्होंने इसका तैयार किया, इस पेड़ को जिस बीज पे लगाया इन्होंने। सईद गनी साहब, जो ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, इसमें नकीब महसूद को अगर आप केस को शामिल कर लें तो वहाँ JIT ने बराह रास्त उन लोगों को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया है और बिल्कुल क्लियरली बताया है कि वहाँ पर कोई मुकाबला वाबला नहीं था, कहानी थी, सीधा जाके इन्होंने मार दिया वहाँ पे। वहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही? नहीं, वहाँ तो देखें, जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट आई उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए और अब वो मुकदमा अदालत में है
और वो फैसला अदालत करेगी कि उनको क्या सज़ाएँ देनी और क्या नहीं देनी है। उस बात पे तो हम तस्लीम करते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब ये वाक़या हुआ था और उस वक्त तक जब ये वहाँ धरना वरना भी लोगों ने दिया और एहतजाज हो रहा था, मैं खुद गया था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझे और हमारी पार्टी के चंद लोगों को भेजा, जो एक तासुर उस दिया जा रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ पीछे उनके, और ये वाक़या जो है हम शायद उसको किसी और तरह से पेश करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। हम खुद वहाँ गए, उस धरने में गए, हम उनकी फैमिली से मिले, ताज़ियत की, वहाँ तकरीरें की हमने कि भाई अगर किसी पुलिस अफसर ने कोई कार्रवाई की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पुलिस अफसर कोई हमारे कहने पे कर रहा है हम उसको कोई सपोर्ट करेंगे। जब तक काम ठीक होता रहेगा हम बिल्कुल हर पुलिस अफसर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहाँ वो काम गलत करेगा, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसकी कार्रवाई के हम उसके हक में हैं। और वो कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया भी, वो गिरफ्तार भी हुए, मुकदमा कोर्ट के अंदर है, कोर्ट जो चाहे फैसला करे। मैं एक बच्ची का केस है यहाँ उसको प्रोग्राम में शामिल कर लूँ, फिर ब्रेक लेंगे तो ब्रेक से वापसी पे हम वो ये जो डिबेट है ब्रॉडर अकाउंटेबिलिटी वाली उसकी तरफ आ जाएंगे। किंजा साजिद हैं हमारे साथ, और किंजा साजिद का केस बहुत अहमियत का हामिल है। इनको बसारत के इश्यूज़ हैं, इनको सफ़ेद मोतिये का इशू है इनको, और पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट था और एंट्री टेस्ट के लिए इन्होंने तहरीरी तौर पर यूनिवर्सिटी को दरख्वास्त दी कि मुझे बड़ा फ़ोन जो है दिया जाए जिसको देख के तो मैं एंट्री टेस्ट में अपने सवालात जो है हल कर लूँ। इनका कहना यह है कि पहले तो इन्हें डिस्करेज किया गया कि आप इसमें शामिल ही ना हो, और जब इन्होंने टेस्ट देने पहुंची तो इनको बड़ा फ़ोन भी नहीं दिया गया, और जो टेस्ट दिया इन्होंने उसके बाद इनको दाखिला भी नहीं दिया गया। तो अब अदालत के अंदर केस है, लेकिन किंजा की ज़बानी जानते हैं कि ये क्या कहती हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ। किंजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपनी ज़बानी बताइएगा कि क्या क्या कुछ हुआ, ताकि हमें और उसकी इस्लाह हो जाए। जो बातें मैंने बताई हैं उसमें और इजाफा भी हो जाएगा और इस्लाह भी हो जाएगी। बिल्कुल, आपने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा ही हुआ था। मैं लो विज़न का शिकार हूँ। बचपन में मुझे सफ़ेद मोतिया हुआ था, उसके बाद लो विज़न रह गई थी, जिसकी वजह से मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर लिखती और पढ़ती हूँ। अब ये हुआ कि मैं 4 साल का बैचलर्स ऑनर्स गोल्ड मेडल के साथ FC कॉलेज से कर चुकी हूँ, और हर बच्चा जैसे कि बैचलर्स के बाद आगे अपनी बाकी फ्यूचर की प्लानिंग करता है, मैंने भी की। और 4 साल के बाद मैंने अब 2 साल का जो मेरा आगे MS का प्रोग्राम था स्पेशलाइजेशन का, पंजाब यूनिवर्सिटी से करने का सोचा। सुना मैंने यही था कि उनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है उस चीज़ का, क्लिनिकल साइकोलॉजी का। मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, अपनी सारी मेडिकल की रिपोर्ट्स और साथ में एक एप्लीकेशन लगाई जिसके अंदर मैंने ये लिखा कि इस वजह से मैं फ़ॉन्ट बड़ा चाहती हूँ मेरे पेपर का जो एंट्री टेस्ट का होता है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में मैथ्स भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें पावर्स और छोटी लिखी होती हैं, जो कि मुझे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब मैंने जब उनको ये चीज़ें दी तो मुझे टेस्ट से 1 हफ़्ता पहले उन्होंने कॉल करके पहले कहा कि आप ये नहीं कर सकती, तो आप ये ना करें। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं ये 4 साल पढ़ चुकी हूँ इस सब्जेक्ट को, मैं इंशाल्लाह आगे कर लूँगी। तो मैं जब टेस्ट देने गई, एंट्री टेस्ट देने गई, तो मुझे मेरी सीट से उठा दिया गया और उस कमरे से बाहर निकाल दिया गया। जब मैंने कहा कि नहीं मैं दे लूँगी, आप मुझे टेस्ट तो देने दें, तो मुझे आगे से उन्होंने ये सवाल उठाए कि तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम कैसे काउंसलिंग करोगी, तुम्हें तो नज़र नहीं आता। मैंने उन्हें फिर समझाने की कोशिश की कि मुझे थोड़ा बहुत नज़र आता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं देख नहीं सकती। उन्होंने मुसलसल मेरी इंसल्ट की, और वहाँ के बच्चे ऐसे समझ रहे थे जैसे कि मैं किसी चीटिंग केस में पकड़ी गई हूँ। मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और मेरा टेस्ट लेने से इनकार कर दिया गया। मैं वहाँ बाहर रोती रही। मैंने अपने फादर को कॉल की, वो काफ़ी रिप्यूटेड डॉक्टर हैं। उन्होंने फिर कॉल की, वो ब्यूरोक्रेट्स को MPDD में लेक्चर्स देते हैं, तो उन्होंने वहाँ से कॉल करवाई पंजाब यूनिवर्सिटी में, और जब ये कहा गया कि बच्ची को टेस्ट तो देने दे कम से कम आप लोग, तो उनकी टीचर फिर मेरे पास बाहर आ गई और कहती हैं चलें फिर जिस तरह के फ़ॉन्ट में टेस्ट है आप वो दें, लेकिन उससे पहले एक अंडरटेकिंग साइन करें जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि मैं टेस्ट दे भी दूँ तो ये मुझे एडमिशन नहीं देंगे। उस वक्त मेरा मेंटल स्टेटस बहुत अजीब हो चुका था कि मैं बस उस पर मैंने साइन किया। जैसा भी मुझसे टेस्ट हुआ मैंने वो टेस्ट दिया और मैं घर आ गई, और बकौल पंजाब यूनिवर्सिटी 1 हफ़्ते बाद उसका रिज़ल्ट आया जिसमें मैंने 70% स्कोर किया, और एडमिशन के लिए मुझे फिर 75% चाहिए थे, और ये क्या कि उन्होंने मुझे एडमिशन देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब, क्यानी साहब, आप कुछ इस बच्ची की, वो गोल्ड मेडलिस्ट है BS लेवल के ऊपर, तो क्या आप ही अपने लफ्ज़ों में जो भी कहना चाहें, मैं इसमें कुछ इजाफा नहीं करता। जो हमारी सोसाइटी है ना, बड़ी डिटेरियोरेट कर गया। ऊपर की कमांड या नीचे की कमांड की बात नहीं है, वहाँ पे जो लोग थे उनको एहसास खुद भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप पुलिस वालों की बात की जो मौके पे थे उनको भी एहसास नहीं है। ऑर्डर्स, कोई मेरा ख्याल ऑर्डर्स ऐसे भी नहीं आए होंगे कि बच्चे बैठे हैं मार दो, ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हम डाउन टू द कोर
अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर हमदर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम लोगों में आई डोंट नो क्या हुआ है 70 साल में, या इतना ज़्यादा प्रेशर आया है कि हम लोग इंसानियत ही छोड़ दी है। मेरा ख्याल है ये कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी, जहाँ लाखों हज़ारों लोग टेस्ट दे रहे हैं, एक बच्ची का अगर इशू है तो इसको रिजॉल्व करना चाहिए था। लेकिन बात सुन के ज़ाहिर तकलीफ भी होती है, इतनी तवील पढ़ाई के बाद, इतना अर्सा मेहनत करने के बाद अगर आपसे कोई ये हक छीन ले, हक दे ना दे कि आप ये करें, तो अब ये है कि इंशाल्लाह जो इनकी अब जो इनको रिक्वायरमेंट है, ये अभी मैं इंशाल्लाह टीवी पे कह रहा हूँ, ज़ाहिर वक्त तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो इनके पेपर्स का इशू है वो हम इंशाल्लाह रिजॉल्व कर देंगे और इनको मौका देंगे कि ये पेपर्स दें। और अगर ये चाहें तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट, इंशाल्लाह इसको मैं ज़ाती तौर पे फॉलो भी कर लूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये आपकी शफ़क़त है जो आपने इसके ऊपर फरमाई, लेकिन इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि इशू ये है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट तो बन गई BS लेवल के ऊपर, अब उसको MS में दाखिला चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और जो बच्ची लो विजन के साथ यहाँ तक आई है और गोल्ड मेडल के साथ पास हो गई है, तो उसके सर के ऊपर तो हाथ रखना चाहिए बजाय उसको पुश आउट करने की, एल्बो आउट करने की। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें लोकल लेवल पे, देखें नीचे लेवल पे, मैं देखता हूँ कि सिपाही खड़ा ना जी, गरीब तरीन बंदे को वो पकड़ेगा, उसको नहीं पकड़ेगा जो बड़ा बंदा, उसको पकड़ेगा, उसको उससे वसूली करेगा, रिक्शे वाले को पकड़ेगा, रेडी वाले को पकड़ेगा। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि चलें इनका तो इंशाअल्लाह ताला होगा, लेकिन ये हमारे अंदर जिस तरह जापान में ना, कम से कम जो पहले 4 जो क्लासेस होती हैं, कम उसमें आपको सच बोलना, मोरालिटी, आपको अखलाकियात का सबक देते हैं पढ़ाई के अलावा। हम इतने डिटेरेट हो गए हैं, इतना ज़्यादा हमारे अंदर खिंचतानी पड़ गई है कि हम लोग किसी सीधी रास्ते पे चल ही नहीं रहे। तो इंशाल्लाह आप कुछ और कहना चाहेंगी वज़ीर साहब से तो आप कह लीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा। सर मैं ये अल्फाज, आप उनके जो अल्फाज थे आप वो सुने, जो मुझे उन्होंने ओपनली कहे कि मेरी डिसेबिलिटी मेरा कैरियर डिसाइड कर चुकी है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है। ये अल्फाज का आप कैसे उस डिपार्टमेंट में आप मुझे दाखिला दिलवाएंगे? जो लोग मुझे ये कह रहे हैं, मतलब डिसेबल होने का या कोई डिफरेंटली एबल होने का मतलब ये है कि मैं डिसफंक्शनल हो चुकी हूँ। देखिए ये तो उनकी मेंटेलिटी है, और ये ऐसी मेंटेलिटी वाले खुद ही अनस्टेबल होते हैं। लेकिन ठीक कह रही हैं आप, आपको वैसे सूरन दरख्वास्त भी देनी चाहिए, आपने दी होगी यकीनन। आपके फादर माशाल्लाह एक रिप्यूटेड डॉक्टर हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह की शुक्र है आप एक अच्छे, उतनी उससे ज़्यादा रिप्यूटेड पंजाब यूनिवर्सिटी है। नहीं मैं वैसे ज़्यादा रिप्यूटेड मेरे मुल्क की पंजाब यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करें, जिससे आपको तकलीफ़ हुई। एक बच्चा जो इतनी मुश्किल के बाद इतने गोल्ड मेडल ले जाए, मैं समझता हूँ वो हमारे मुल्क का एक असासा है। तो मैं यही कर सकता हूँ कि अगर आप दरख्वास्त में जो कहेंगी, अगर आप चाहेंगी तो हम इंक्वायरी भी कराएंगे, ज़ाहिर पूछेंगे कि ये मामला कोर्ट में लगा हुआ है, तो आपको एडमिशन का काबिलियत को नोट किया जाए। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको जो रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट कर सकती है, इंशाल्लाह ये आपसे इंशाल्लाह कमिटमेंट है कि हम वो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की सपोर्ट हो सकती है, एडमिशन हो चाहे या कोई और मामला हो, तो वी आर देयर टू सपोर्ट इंशाल्लाह। आपको अब बताइए एडमिशन में सपोर्ट चाहिए हुकूमत से या क्या चाहिए? जो चीज़ आप ऑन एयर पूछना चाहती हैं आप अभी पूछ सकती हैं। क्या ये उस रवैये को बदल सकती हैं जो उस डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं? देखिए रवैया, मैं तो चले गोल्ड मेडलिस्ट थी, नहीं सर आप इनकैपेबल स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं? गोल्ड मेडलिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप इस सरमाया को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, अगर कुछ बच्चे आपके पास मौजूद हैं तो। देखें अनफॉर्चुनेटली जो कल्चर है ना जी, इट टेक्स टाइम। अनफॉर्चुनेटली जो सोशल चेंजेस होती हैं इनमें आपको टाइम लगता है लोगों को ठीक करने में, क्योंकि वो मेयार कभी सेट नहीं किया गया। एक हुकूमतों का ये मामला जो अफरा तफरी का रहा, अनफॉर्चुनेटली लूट और खसूट का रहा। अब मैं इसमें ये चीज़ लाना नहीं चाहता, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए था एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लोगों की वेल बीइंग पे, लोगों की आगे बढ़ने की, यूथ के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारा डायरेक्शन डिफरेंट था। ये 5 महीने तो डायरेक्शन नहीं सेट हुआ। चैनल पे मैं बाद में आई हूँ, मैंने किस किस बंदे को ख़त नहीं लिखा, ये मैं आपको ऑन एयर अगर बताऊँ तो आप खुद सोचेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, किस किस को मैंने नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल, अगर आपने किया तो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए कि क्यों नहीं उन्होंने उसके ऊपर किया। तो मैं तो ये कर रही हूँ, मैंने हर बंदे को कांटेक्ट करने की कोशिश की और मेरी गवर्नमेंट ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया। और इस चैनल का मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिनके ज़रिए से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। सईद गनी साहब, आप भी ये किंजा साजिद से कोई बात करेंगे, कहेंगे कुछ के मसला एक बच्ची का था, उसने उसको आड़े नहीं आने दिया, उसने उसको चैलेंज के तौर पर लेते हुए
गोल्ड मेडलिस्ट बन गई और उसको हमने कहा कि नहीं भाई क्वालिफाई नहीं करती, तू टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं, घर जाओ। देखिए मालिक साहब, मुझे तो सच्ची बात है इस बच्चे की हिम्मत पर रश्क आ रहा है कि एक तो उसके साथ एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम के बावजूद ना सिर्फ उसने अपनी तालीम पर तवज्जो दी बल्कि अच्छी तालीम हासिल की, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और उसके बाद अभी जिस तरह से वो अपना केस प्लीड कर रही है, मैं नहीं समझता कि इस तरह के बच्चे आपके इस मुल्क में बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत कम होंगे। और सबसे ज़्यादा जो बात तशवीश की है मेरे लिए, ये शायद अगर इस माशरे में कोई अनपढ़ लोग जो जिनको कम अकल लोग होते हैं, जिनको पता नहीं है सोसाइटी के जो आदाब होते हैं उसका, वो ये रवैया इख्तियार करें तो शायद आप उसको इग्नोर कर दें। लेकिन अगर एक तालीमी इदारे में जहाँ जिनका काम ये है कि लोगों को तालीम दें, अदब सिखाएं, और जो इस किस्म के बच्चे हैं, इस किस्म के लोग हैं, उनकी ज़्यादा ख्याल करने की उनको तरबियत दें, अगर वहाँ पर लोगों का रवैया ये होगा तो ये मैं नहीं समझता कि कोई इतनी आम सी बात है कि हम इसको गुजार कर ले जाएं। इस बच्ची में जितनी सलाहियतें मुझे नज़र आ रही है, शायद इसका अगर यहाँ एडमिशन नहीं होगा तो ये और कोई अच्छी जगह पर एडमिशन लेके अपना करियर तो बना लेगी। ये इस एडमिशन से इसकी सेहत में मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन जो लोग जिन्होंने इसके साथ ये रवैया रखा है, ये तो इस बच्चे की हिम्मत है कि अदालत में भी चली गई, ख़त भी लिखती है, बात भी करती है, टीवी पे भी आ गई है। कितने लोग होंगे जिनको इतना मौका मिला होगा या जिनके अंदर इतनी सोच होगी कि अपना केस इस तरह प्लीड कर सकें। मैं तो समझता हूँ कि ये तो बच्ची का सिर्फ एक आंखों का इशू है। वहाँ तो पता नहीं किस किस्म के बेचारे लोग आते होंगे जिनके साथ क्या क्या इश्यूज़ होंगे, उनके साथ ये क्या किस तरह ट्रीट करते होंगे, उनको किस तरह बिहेव करते होंगे, उनको कहाँ जाके उन्होंने पहुँचाया होगा। तो ये बहुत एक सीरियस इशू है, ये बड़ा सीरियस इशू है। ये एक इस इशू को मिसाल बना के हमें अपने इन रवैयों को, और ख़ास तौर पे जब देखें कोई तालीमी इदारे में जहाँ पर मतलब एक कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहली दूसरी जमात की तालीम दी जाती है, जहाँ मास्टर्स की डिग्रियाँ दी जाती हैं, जहाँ PhD होते हैं, जहाँ तालीम का मयार ही एक मुख्तलिफ होता है, वहाँ अगर लोगों के रवैये ऐसे होंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ख़तरनाक बात कोई नहीं है। इस केस को हमें कोई मिसाल बना के उन लोगों को कोई तरबियत देनी चाहिए, उनको कोई ऐसे सेंटर्स में भेजना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस बच्ची को उनकी उस्तानी बनाना चाहिए, मैं उनको ये जाके बच्ची तरबियत दे उनको कि किस तरह अखलाकियात सीखते हैं और किस तरह लोगों को ट्रीट किया जाता है। किंजा, एक चीज़ हम और कर सकते हैं, आपके पास मेरे प्रोड्यूसर का कांटेक्ट है, वो इस प्रोग्राम के बाद आपसे रब्ता करेंगे। आप जो भी आपका कोई रेफरेंस नंबर होगा तो अगर आप उनके साथ शेयर कर लें जो आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन वाला मामला, उसका रेफरेंस नंबर, तो हम ये वज़ीर साहब तक पहुंचा देंगे। ये काम हम कर सकते हैं। बाकी ऑन एयर वो कमिटमेंट दे रहे हैं कि इसको फॉलो अप करेंगे, तो इससे इत्मीनान है आपके लिए। वज़ीर साहब मेरे पास बैठे हैं, वो दोबारा इसकी तईद कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं कि वो इसको फॉलो अप करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे की, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये प्रोड्यूसर साहब आप इनसे लेके उसका रेफरेंस अभी प्रोग्राम के एंड में हम वज़ीर साहब के साथ वो शेयर कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया किंजा। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम उस बड़ी बिगर जो पॉलिटिकल डिबेट है उसकी तरफ चलेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी ये बहुत बड़ा एक पॉपुलर सब्जेक्ट है और थ्रू आउट दी 90s, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं तो हमेशा जब भी हुकूमतें बनती और गिरती थीं तो नारा एक ही होता था कि पाकिस्तान में बहुत करप्शन है और करप्शन का ख़ात्मा करने का एक ही तरीका है कि एहतसाब का अमल जो है उसको लेकर जाया जाए। इसी एहतसाब के नारे के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें गिराई, उसी एहतसाब के नारे और करप्शन के इल्ज़ाम के ऊपर नवाज शरीफ की अपनी हुकूमतें गिरी। ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब सेल बनाया सैफुर रहमान का, जिसने कोई पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं छोड़ा, जिसके ऊपर केस नहीं बनाए, और वो इन्वेस्टर भी जो पाकिस्तान में आए थे IPPs वाले, उनके भी बाल बच्चों समेत लोगों के ऊपर पर्चे बनने शुरू हो गए। आज तक वो सिलसिला जो है वो बदशकली का ही शिकार है, उसकी इस्लाह नहीं हो सकी। तो मैं वज़ीर साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें हमारे पास नैब की वो मिसालें मौजूद हैं। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पहले तो एक क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कहा, फिर 2002 के इलेक्शन में जब हुकूमत नहीं बन रही थी तो पीपल्स पार्टी के ही बंदे तोड़ने के लिए उसी नैब को इस्तेमाल करते हुए तो वो नैब इस्तेमाल कर ली। अब क्या तरीक़ाकार हो कि इसको एक्सेप्टेबल बनाया जा सके, लोग उस प्रोसेस पर यकीन करना शुरू कर दें? देखिए, पहले तो ये एक चीज़ होती है कहना और एक चीज़ होती है नज़र आना। काश कि ये ना हुआ होता। जो नारे लगे, मैं आज तक भी कहता हूँ ठीक लगे, हुआ नहीं, वो अलग बात है। उसकी रीज़न ये है कि जो मुल्क के बदतर तरीन हालात आज हो गए हैं, वो उसकी रीज़न इतना रिसोर्सफुल मुल्क जिसमें दुनिया का हर पोटेंशियल था, टूरिज़म से लेकर
एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर हर चीज़ यहाँ मौजूद है। जब बाहर से इंपोर्ट करने की भी चीज़ें ज़रूरत नहीं थी अगर हमारी हुकूमतें इस पर फोकस करती। मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ कि जो टाइम गुजरा उसमें अगर आप देख लें कि मुल्क के ग्राफ्स हर लेवल पे नीचे गए हैं, ऊपर नहीं गए। या तो ये मुल्क अफ्रीका होता, डेजर्ट होता। गवर्नेंस नहीं हुई कैनी साहब। अगर ये कहूँ कि ये गवर्नेंस बहुत अच्छी कर रहे थे तो किसी और ने आके तो वो इनको रोक दिया गवर्नेंस करने से, कि बात सच नहीं है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई। जी, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, या तो गलत कामों पे सजा हो जाती है। एग्जैक्टली मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अगर अकाउंटेबिलिटी शुरू में ना हो ना जी, फिर वो लिंगर करती है। शुरू में होनी चाहिए। मेरा फर्म बिलीव है, 22 साल का मैं भी एक वर्कर हूँ, 22-23 साल हमने इसी एफर्ट में लगाए, कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो दौर गुजरा है अगर उसकी ग्राफिक्स देख लेना, इससे बुरे नहीं हो सकते। जो आप बात करें वो डिफरेंट है कि वो होती हुई नज़र आए और वो नहीं हुई। क्रेडिबल प्रोसेस नहीं है क्योंकि अभी भी नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। एग्रीड, मैं इसको वो नहीं कर रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं ना, जो बैंक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं, अब उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट बिल्कुल सिंसियरली करना चाहती है, क्या होता है क्योंकि नैब देखें ये कहते रहे बेशक मुझे, हम गवर्नमेंट को कहेंगे जी नैब आप चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नैब वाकई जेन्युइनली वो अपना काम ऑपरेट कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या उसमें कैपेसिटी नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन काम वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है और अपने लेवल पे कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये जिन लोगों ने, देखें जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है और इस मुल्क को इस हालत में पहुँचाया ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर ना हुई ना मलिक साहब, तो ये मुल्क इसी तरह रुलता रहेगा और दिन ब दिन ऊपर नहीं नीचे ही जाएगा। इट हैज़ टू बी। इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं। इरफान कादिर साहब, पाकिस्तान में एहतसाब के नारे ही लगते हैं, उस प्रोसेस के ऊपर यकीन नहीं बन पाता और अव्वल तो सज़ाएँ तक पहुँचता ही नहीं है मामला, इल्ज़ामों में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन सज़ाओं का अमल अगर शुरू हो जाए तो उस प्रोसेस के अंदर इतने सवालिया निशान होते हैं कि उस प्रोसेस को और मशकूक बना देते हैं। क्यों ऐसा है? हम क्यों नहीं इस मामले में अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाते? देखें, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त यह है कि हमारे जो मौजूदा कवानीन हैं उनमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, तरामीम की ज़रूरत है नैब के कानून में। और अगर आप नैब के कानून का इतलाक देखें तो जो मेन जो मामला हैं जहाँ पे कि नैब का बहुत अच्छी कारकर्दगी है और जहाँ पे बहुत ह्यूज रिकवरीज हुई हैं, सिर्फ वो वाले केसेस नैब में आने चाहिए। बाकी ये जो सिर्फ होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस के खिलाफ हम प्रोसीड करते हैं जिसमें कि सियासतदान है, जिससे कि लगता है कि हम सियासत को रेगुलेट कर रहे हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं जिससे कि लगता है कि हम ब्यूरोक्रेट्स के इनिशिएटिव को ख़त्म कर रहे हैं, या हमें लगता है कि हम ब्यूरोक्रेट्स को अदालतों के आगे बहुत ज़्यादा सब्जुगेट कर रहे हैं और उनकी जो एक इंडिपेंडेंट जो प्रोसेस है थिंकिंग का या एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हम उसको चोक कर रहे हैं। तो उस हद तक तरामीम जो है नैब के कानून में होनी चाहिए। और फिर नैब का जो कानून है मौजूदा, ये तमाम स्टेक होल्डर्स के कंसेंसस से ये नहीं बनाया गया था। इससे पहले जो एहतसाब एक्ट था मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम पे 97 का, वो भी एक पार्टी ने वो बनाया था ताकि, और उसके जरिए उनके जो हरीफ थे, जो राइवल्स इन पॉलिटिक्स थे, उनके खिलाफ केसेस बने थे। लिहाजा कंसेंसस के साथ, संजीदगी के साथ पार्लियामेंट को इस पे कानून साजी करनी चाहिए। और जिस तरह जुडिशरी में देखें तो अकाउंटेबिलिटी जो है, जजेस खुद अकाउंटेबिलिटी अपनी करते हैं, फौज में फौज खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करती है। तो ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ब्यूरोक्रेसी में भी ये होना चाहिए, पार्लियामेंट खुद अकाउंटेबिलिटी करे उनकी अपने लोगों की, ताकि ये जो हम दूसरे इदारों के जरिए से सियासी लोगों को या इलेक्टेड लोगों को ये कंट्रोल करते हैं। इरफान कादिर साहब नहीं चाहिए। और ये एक सेकंड अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की जरूरत है पाकिस्तान में। तो ये वो डायलॉग का जो इशारा किया, अगर उसको आप गौर से देखें तो वो इन्हीं तरफ इशारा किया ताकि ये ना लगे कि एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन पे चढ़ दौड़े। ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए और पाकिस्तान में वो इक्विलिब्रियम हमने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। और वो जो चीफ जस्टिस साहब ने अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के हवाले से भी आपने उस किताब में तज़किरा किया, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉलिसी स्टेटमेंट है, बड़ी मानीखेज, जिसके ऊपर पार्लियामान की किसी कमेटी को बैठ के इंगेज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के साथ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब फारूक लगारी साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत तोड़ी
तो उस वक्त भी अकाउंटेबिलिटी के एक साहब को वजारत दी गई थी। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी तो इन्होंने सैफुर रहमान को ही चेयरमैन लगा दिया। दो पार्टियों, केयर टेकर्स, फिर एक मिलिट्री के डिक्टेटर्स, सब ने अपने अपने तय कोशिश की। कोई प्रोसेस क्यों नहीं आगे चल पाता? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाते? हमारा मकसद एहतसाब करना है भी है या नीयत कुछ और है? जी बिल्कुल सही बात है, नीयत कुछ और है। असल जो मकसद होता है ये एहतसाब का, एहतसाब के जरिए हम पाकिस्तान में सियासत को कंट्रोल करते हैं। एहतसाब के जरिए हम बदउनवानी को ख़त्म नहीं करते, बल्कि एहतसाब के जरिए हम सियासी लीडरशिप को ख़त्म करते हैं। तो इस किस्म का एहतसाब जो पिछले 60-70 साल पे मुहित जो एहतसाब पाकिस्तान में हुआ है, उसका अगर आप डायरेक्शन देखो तो यही डायरेक्शन है उसकी। जब तक हम इसका किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा है, और जब तक ये पार्लियामेंट इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कवानीन नए नहीं बनाएगी और कंसेंसस के साथ ये चीज़ें तय नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम रहेगी। और एहतसाब जो है इसको एक किस्म से गलत इसका इस्तेमाल होगा और इससे यानी टांगें खींची जाएंगी एक दूसरे की। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब। सईद गनी साहब, आप फरमाइएगा, ये मामला पेचीदा है लेकिन हल भी इसी पार्लिमान से निकलना चाहिए। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, पार्लियामेंट से इसका हल निकलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी चीज़ अभी इरफान कादर साहब ने बताई कि मुख्तलिफ़ इदारों ने दूसरे इदारों के जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करना और उसमें इंक्रोच करना शुरू कर दिया है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज सूरत हाल ये है कि कोई सरकारी अफसर कोई काम करने को तैयार नहीं है। मैं वज़ीर हूँ, मेरे पास एक अच्छा डिपार्टमेंट है, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अफसरान को बैठ के ये भी कहूँ ना कि जी जिस तरह आपको समझ में आता है, जिस तरह बेहतर ट्रांसपेरेंट तरीके से कर सकते हैं वो कीजिए, मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इतना फ्रीडम देने के बावजूद भी वो नहीं करते हैं और घबराते हैं। वो कहते हैं जी कोई काम करो या ये ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ इसलिए कि कोई एक झूठी दरख्वास्त नैब में चली जाती है, उस पर उनको बुलाया जाता है, 8-8 10-10 घंटे बिठा के जलील किया जाता है। तो उन्होंने एक तरीका अपना लिया कि काम ही ना करो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं पीटीआई मानेगी नहीं मानेगी, इनको वफाकी हुकूमत में ये प्रॉब्लम है। अब ये उसको रियलाइज़ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आगे चल के इनको भी एहसास होगा। अगर आपकी रोज़ाना की जो गवर्नेंस है उसके अंदर मसाइल आना शुरू हो जाएँ, कुछ जुडिशरी की वजह से, कुछ नैब की वजह से, तो ये आपके मुल्क का निज़ाम चल नहीं सकता है। आप ये तवक्को ना करें कि बेहतरी आएगी। दूसरी एक चीज़, एक पैमाना तो बड़ा आसान है ना ये देखने का कि जी आपने इतने सख्त कवानीन बना दिए। चले हम और पीछे नहीं जाते, 97 से ही ले लें, नवाज शरीफ साहब ने बनाया, फिर 99 में मुशर्रफ ने बना दिया। क्या 1997 में जो करप्शन की लेवल थी उसमें कमी आई है, या 2019 में जब आज हम बैठ के बात कर रहे हैं उसमें इजाफा हुआ है? अगर उसमें इजाफा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका नैब का कानून था, नैब की एक्टिविटीज़ थी, उसका जो इस्तेमाल था वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। अगर 20 बरस बाद भी हम इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाते कि जो निज़ाम हमने बनाया था उसने हमें नुकसान पहुंचाया, फ़ायदा नहीं पहुंचाया, तो कब हम उसका एहसास करेंगे और कब हम ये बात महसूस करेंगे कि इसको तब्दील होना चाहिए? यानी सर, इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तब भी ये नैब हमारे ऊपर चढ़ाई कर रही थी, जब अपोजिशन में तब भी चढ़ाई कर रही थी। हमारे खिलाफ हुकूमतों ने इसको इस्तेमाल किया, हमारे खिलाफ फौजी आमरों ने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन हम उसके बावजूद भी समझते थे कि कोई और हुकूमत में आया तब भी इसको कानून को ठीक होना चाहिए। कि आज अगर पीटीआई हुकूमत में है ना, आज ये हो सकता है कि फेवरेट हो, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा हो, ये कानून रहा तो कल इनकी गर्दनें भी इसी कानून की जद में होंगी और फिर ये चीख रहे होंगे जो बातें आज हम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस कानून में सिर्फ इसलिए खुश नहीं होना चाहिए कि आसिफ जरदारी को उन्होंने पकड़ लिया है तो नवाज शरीफ को उन्होंने पकड़ लिया है, कल कोई और भी पकड़ा जा सकता है। कानून को ठीक करने की ज़रूरत है। क्या नहीं सर? जी, इस तरह के देखिए, मैं खुद बिलीव करता हूँ इतना ओवर एक्सपेंड हो गया ना ये नैब। ऑब्वियसली दायरा कार इतना बढ़ गया है, उतनी कैपेसिटी नहीं है। हर चौथे बंदे को अगर आप इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपका किसी एक जगह फोकस करके उसको पकड़ना, साबित करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसको मतलब कि अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। मेरी अगर कैपेसिटी है, मेरे पास 50 सिपाही हैं और मैं एक यूसी देख रहा हूँ और फिर मैं एकदम ही पूरा डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व कर लूँगा तो मेरे 10 बंदे काफ़ी नहीं होते और मुमकिन भी नहीं है। फिर कवानीन की मैं बात मानता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आपकी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके। कुछ हमारा भी लाइक ये 90 डेज डिटेंशन की पावर्स हैं, फिर एक इनके पास इख्तियार है कि किसका अरेस्ट जो है कब ऑथोराइज कर सकते हैं, चेयरमैन के पास। ये चीज़ें आपको देखने की बड़ा संजीदगी के साथ ज़रूरत है। फिर इसी तरीके से जो सीनियर लेवल के ऊपर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सरकारी अफसर अब घुगी मारने पर तैयार नहीं है कि मैंने घुगी मारी तो आज तो कैनी साहब है, कल दूसरा आएगा तो मुझे तो पकड़ के अंदर डाल देगा। आपको यू हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। फियर फैक्टर है, फियर ऑफ द अननोन है कि कल क्या होने वाला है। आई एग्री, ये जो बात करें मैं उस पर इत्तेफाक करता हूँ। एक तो ओवर एक्सपेंशन है,
एक कानून में कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, करना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट की बात नहीं है, मैं सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं है, इसमें सिविल भी लोग हैं जो ठेकेदार हैं या जो इस मुल्क को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, जो भी है, आप अगर आइडेंटिफाई करके, अगर मैं कहता हूँ अगर ये 10,000 लोगों के ख़िलाफ़ केस करें ना, सिर्फ 1000 के करके उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचा के इबरतनाक सज़ा दे ना, तो वो मैसेज 10,000 क्या 10 लाख तक चला जाएगा। मेरा यही बिलीव है कि हमें इसमें जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है करनी चाहिए, और गवर्नमेंट इस पर कर सकती है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और सेकेंडली नैब को भी खुद इस मुल्क की फंक्शंस को उनको खुद सोचना चाहिए कि इंडिपेंडेंट अदारा है, उसको आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं उनकी आप इसी प्रोग्राम के हवाले से कहता हूँ उनको भी ये बैठ के अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें मुल्क को भी आगे लेके जाना है, क्योंकि ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसको आगे हमने पुश करना है, इसको आगे लेके जाना है, इसको ट्रैक पे चढ़ाना है। और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी जरूरत है। मैं एग्जैक्टली शुरू इल्जाम जब लगाएं तो पहले उसके ऊपर जांच परख लें कि इल्जाम में कोई जान भी है कि नहीं है। लेकिन सेइंग ऑल दैट, एक चीज़ ज़हन में रखें जी, इस मुल्क को कोई किसी को शक नहीं है, किसी आम पाकिस्तानी को उठा के पूछ लें, रेडी वाले से लेके किसी अफसर तक से जिसको पूछें, वो इसको ये पता है कि इस मुल्क को बड़ी बेदर्दी से लूटा गया। इसमें कोई नहीं। जो आपने सवाल किया था उस तो वो आपका ठीक था कि इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए और इसको किसी मंतकी इंजाम तक वालों को सजा देनी हो तो सजा देने का प्रोसेस भी ऐसा होना चाहिए जो आपके 20-22 करोड़ जो है उसको कबूल कर ले, और जिसको सजा मिल रही है वो उसकी बाकायदा तजलील ना कर रहा हो कि यार ये क्या ढूंढ के लाए हो, तुम्हारे पास तो सबूत ही कोई नहीं है। और हक जो है, मैं तो कहता हूँ जी, तब ही जब इंसाफ होगा तो मुल्क आगे चलेगा। लेकिन जिन्होंने किया है उनको कत्तन ना छोड़ा जाए, लेकिन खाम खा लोगों को घसीटा ना जाए। ये आई फर्मली बिलीव इन दिस। सईद गनी साहब, बाज़ केसेस ऐसे थे जो बहुत ही लगा ये कि नैब की कैपेसिटी के ऊपर सवालात उठाते हैं। डॉक्टर आसिम का केस है, 462 अरब की हमने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, लगा ये कि सारा OGDCL और सारी PSO सब कुछ ही बेच के डॉक्टर आसिम खा के चले गए। लेकिन अब अल्टीमेटली उसमें से वो बच्चा मजूरा कुछ भी नहीं निकला, वो 462 मिलियन का भी अभी तक करप्शन इस्टेब्लिश होना बाकी है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये उस पूरे प्रोसेस के ऊपर सवाल भी उठाती हैं और उसको मशकूक भी बना देती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग भी आपको उस अदारे की करने की ज़रूरत है, लॉ रिफॉर्म की भी ज़रूरत है। बैठेंगे तो कुछ करेंगे आपस में। देखिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक मिसाल सिर्फ दूँ और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चेयरमैन नैब ने एक मरतबा सो वोटर नोटिस दिया किस चीज़ का, कि वो PIA के जहाज़ पर एक मॉडल ने कोई वो डांस करते हुए, पता नहीं पाकिस्तान का कोई कौमी नगमा था क्या था, वो कोई एक वीडियो थी, वो वायरल हो गई। अब उस पर चेयरमैन नैब ने 100 मोटर ले लिया। भाई उससे क्या ताल्लुक़ बनता है आपका? आपका कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर कौन सी करप्शन इन्वॉल्व हो गई, क्या चीज़ थी, वो किसी और इदारे को लेने दें, PIA को खुद एक्शन लेने दें, मिनिस्ट्री बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है, वो कार्रवाई करे, लेकिन उस पर चेयरमैन नैब ने लिया। इस किस्म के 3-4 वाक़यात मैं आपसे वो मिसाल बता रहा हूँ कि अगर चेयरमैन नैब की सतह पर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना हो, ये एहसास ना हो कि कौन सा काम मेरे दायरे में आता है और कौन सा काम मेरे दायरे में नहीं आता, तो नीचे जो लोग हैं उन तक आप क्या मैसेज देंगे? यहाँ तो ये हालत है कि सुबह सिंध में अगर आप जाएँ ना तो चेयर ये जो नैब है वो तो यूनियन काउंसिल में घुसी हुई है। और भाई आप ऊपर चीज़ें ठीक करो, जो तरीका है उस तरह करो। अगर आप यूनियन काउंसिल में घुसोगे, कोई 1000-1200 तो यूनियन काउंसिल सिंध के अंदर हैं। अब एक एक जगह जाकर आप एक 11 ग्रेड के आदमी को भी पकड़ोगे, 7 ग्रेड के आदमी को भी पकड़ोगे, तो फिर आपने काम कर लिया। ये बहुत सीरियस इशू है। इसको नैब को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब हम कोई कार्रवाई करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम नंबर बढ़ाते हैं जी हमने फलां आदमी पकड़ दिया और इसने जो है वो इतने अरब रुपए की करप्शन की और उन्होंने मीडिया पे दिखा दिया और ये आ गया और सारा काम चल गया। जब आप ये चीज़ें करते हैं 2 दिन शायद मीडिया पे तो अच्छा चलता है कि जी ये बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन जो जिस तरह आप कह रहे हैं डॉक्टर आसिम के केस का, तो क्या अल्टीमेटली क्या नैब को इसका फ़ायदा हुआ है? उसकी क्रेडिबिलिटी तबाह हुई है, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि गलत कर रहे हैं। और ये एक केस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने केसेस और भी हमारे चल रहे हैं ना, आप देखिएगा 6 महीने साल गुजरेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा इन केसेस के अंदर है क्या। जब तक नैब तो मैं गैर जानिबदाराना तौर पर छोटी ये बहुत ही उसके एक जो है वो जिक्र किया, लेकिन जो अरबों रुपए अकाउंट से निकले हैं वो भी एक रियलिटी है। जो अरबों रुपए एक गरीब बंदे के एक नहीं दर्जनों और सैकड़ों के नाम से निकले हैं, तो आखिर किसी ने करप्शन, देखिए ये कहना कि करप्शन ही नहीं हो, तो करप्शन की तो एक लंबी दास्तान है। करप्शन जितनी इस मुल्क में हुई है और उसको एस्टैब्लिश करना अदारे का काम है ना। ये मैं कह रहा हूँ ये ओवर एक्सपेंड ना करें, फोकस करें जहाँ पर अरबों खरबों की, जहाँ पे सब नजर आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में अकाउंट्स हैं, अकाउंट से ट्रांसफर्स हुई हैं, ये तो कोई शक नहीं है। जिन लोगों ने इल्जाम है ना 53 अरब के सर ये है, देखिए ये है, तो इसको एस्टैब्लिश करें बनिस्बत इसके कि ये बहुत छोटे लेवल पे चले जाएं। ये लोग हैं जिन्हें पकड़ा जाए, ये लोग हैं जिनके बैकग्राउंड तक जाएं, कहाँ से पैसे आए, इनको ना छोड़ें, इनको मिसाल बनाएं। लेकिन जो उनकी किसी हद तक ये बात जरूर है। हमारे साथ एक मेहमान प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब, एक आपसे सवाल हमें ज़रूर जानना है पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से। आप इत्तेहादी हैं, मुतमईन है पंजाब में गवर्नेंस ठीक हो रही है? जी, पंजाब में गवर्नेंस किसी हद तक इम्प्रूव हो ही रही है यार। तो आप इस कमाल हो गया यार, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं हेडलाइन, बुज़दार साहब की तारीफ में किसी ने कुछ बोला है तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की। नहीं 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 नहीं, इससे भी बड़ी खबरें मैं दे सकता हूँ नदीम मलिक साहब जी। आप देखें, गुजारिश ये है कि मुझे नहीं समझ लग रही कि पंजाब में देखें इंसिडेंट्स होते हैं। अब ये सानिया साहिवाल हुआ है, इसकी मिसहैंडलिंग हुई है, इसमें कतई कोई शक नहीं। और हमने सबसे पहले हमने क्या, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा, खुद प्राइम मिनिस्टर ने इसको बहुत क्लियर कट अंदाज में इसको इसको क्रिटिसाइज किया कि ये मिसहैंडलिंग है, पर उनको सजाएं भी मिल रही हैं, कुछ सस्पेंशन हुई हैं, लेकिन ये बहरहाल इम्प्रूव होनी चाहिए थी। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके से आप शहरियों का जो है, वो शहरियों में खौफ और रास हो कि बाहर निकलते हुए उनको डर लगता है। लेकिन इसमें मैं नहीं समझता कि उस्मान बुज़दार साहब का, इसमें उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया है जिसको इशू बनाया जा रहा है। ये तो आप ही बताएंगे, आपकी पार्टी को पता होगा। वैसे इसमें सबसे पहले तो आपके वो वजीर साहब को पूछना चाहिए, राजा बिशारत साहब को, जिन्हें वाकई के फौरन बाद यकीन था कि सारे दहशतगर्द मारे गए। हमारे यासर साहब हैं, मैं नदीम मलिक साहब इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए, हम इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक बड़ी जमात है, हम एक छोटी जमात है, हम उनके इत्तेहाद में साथ चल रहे हैं। अब इसमें गुजारिश ये है कि अगर ग्रीवेंसेस होंगे, हमें तकालीफ होंगी, तो हमने वजीर आजम साहब की गोशगुजार करनी है ना। हमने किसी और सियासी जमात के पास जाकर तो ये रोना नहीं रोना कि हमारे ग्रीवेंसेस दूर करवाए जाएं। तो हमने जिस दिन हाफिज हमारे यासर साहब ने इस्तीफा दिया अपनी क़यादत को, उसी रात वजीर आला साहब तशरीफ लाए, कुछ बात आगे न बढ़ी, वजीर आजम साहब बीच में पड़े, उनके नुमाइंदे आए, काफी हद तक मामला जो है वो एड्रेस हो चुके हैं। अब क्या सोल्यूशन क्या हुआ है जी, तय क्या हुआ है, ये तो बता दें। नहीं, कोई देखें, कोई इस तरह का कोई मुआहदा तय होने नहीं जा रहा था नए सिरे से। कोई रोज मुआहदे नहीं होते, रोज एग्रीमेंट्स नहीं होते। अब मैं बतौर वफाकी वजीर काम कर रहा हूँ। नदीम मलिक साहब, मैं पहला आदमी होऊंगा जो हर चीज को क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन मैं आपको वल्ला हल्फन बता रहा हूँ कि आज तक मेरी वजारत में वजीर आजम ने मुदाखलत नहीं की, आज तक। मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली, और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को हम हैंडल कर रहे हैं। ये 50 लाख घरों के प्रोजेक्ट को हम हैंडल कर रहे हैं। और ये सारा जो ये इशू है, ये होता रहता है। ये जिधर आपका इत्तेहाद होगा, जिधर आप इत्तेहादी की शक्ल में, वैसे हाँ, ये एक छोटी जमात होने के नाते छोटे इत्तेहादियों को तो देखे ना, इत्तेहादियों का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ये मैं अपने भाई आमिर कियानी को आपके साथ बैठे हुए, मैं इनको अक्सर कहता होता हूँ कि हमारा खास ख्याल रखा करो। हमने वैसे ही वजीर सेहत है, चीमा साहब तो भाई हैं, और हम अभी आपको कारकर्दगी नहीं बता सके मलिक साहब। हम यकीन करें, आप हमारा ये प्रोग्राम कर लें, हम आपको कंपेयर करके फेडरल गवर्नमेंट की जो जितने मिनिस्टर्स हैं, ये कोई मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, आपको इंशाल्लाह जिसको बुलाएंगे वो आपको दिखाएगा, फर्क दिखाएगा और कारकर्दगी दिखाएगा। अच्छा, आपने तो मुझ पे कभी प्रोग्राम पे नहीं किया, कभी सेट पे आपने विजिट करें। प्रोग्राम का एंड हो रहा है, तो एक मैं आपको मशवरा दूंगा, इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे बुज़दार साहब से कहिएगा कि तारिक बशीर चीमा साहब को शुक्रिया का फ़ोन ज़रूर करें। शुक्रिया तो हम करते हैं। आमिर कियानी साहब, सईद गनी साहब और तारिक बशीर चीमा साहब, आप सब हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।